हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं दो स्पेशल गेस्ट। एक है अविनाश पोद्दार जी जो एडवोकेट हैं, और दूसरे हैं आशु डालमिया जी। दोनों के आप में से काफी लोग जानते भी होंगे। और आज हम यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक इशू डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हजारों से ज्यादा डिसीजंस हैं, जजमेंट्स हैं जीएसटी के अंदर जो आते हैं, शेयर होते हैं, समरीज बनती है, लोग याद भी रखते हैं कि इस जजमेंट में क्या हुआ था। आज यहाँ पे स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उनकी कितनी वैल्यू है, कहाँ पे वो एक्चुअली यूज हो सकते हैं और कहाँ पे वो यूज नहीं हो सकते। क्योंकि उसके बारे में जो जानकारी है वो नॉर्मल लोगों को थोड़ा सा कम है, कि कौन सा जजमेंट है जिसकी कोई सिर्फ रेफरेंस वैल्यू है, या कौन सा है जो कि बाइंडिंग है, इसके पीछे क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। वो सब आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं अविनाश जी से पूछने वाली हूँ कि अब अलग अलग तरह के जजमेंट्स हैं। जैसे 600 से ज्यादा जजमेंट्स तो इसी चीज पे हैं कि व्हीकल डिटेन हो गया, कहीं पे एक छोटी सी गलती रह गई एड्रेस में, कहीं पे दूसरी छोटी सी गलती रह गई। मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ एरर्स हैं, बहुत सारे फेवर में है। इंटेंशन टू इवेट टैक्स 129 की पेनल्टी के लिए बहुत सारे जजमेंट में कोर्ट ने कहा है कि वो नहीं है तो आप उसको फिर नहीं कर सकते। देन दूसरे जजमेंट्स है जो कि किसी ना किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन पे, उसकी बेसिस पे आए हुए हैं। जैसे रिसेंट एक जजमेंट था पेपल की अर्निंग्स के थ्रू, कि अगर पेपल के थ्रू आपने रिसीव किया है तो क्या उस पे हमें रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं, वो फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में है कि नहीं। तो इस तरह के जो जजमेंट्स है जो डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट से आ रहे हैं, उनकी क्या रेफरल वैल्यू है, क्या वो किसी कोर्ट पे या क्या किसी स्टेट के डिपार्टमेंट पे वो बाइंडिंग है, और अगर नहीं है तो मतलब उनकी कितनी वैल्यू, और कौन से ऐसे जजमेंट्स है जो एक्चुअल में बाइंडिंग है। ओके, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरे हिसाब से हमको ये दो एंगल से सोचना पड़ेगा कि जो जजमेंट की हम बात कर रहे हैं वो पहले तो वो ऑर्डर है या जजमेंट है। अगर कोई एक रेशियो ले डाउन करता है, कोर्ट इवालुएट करता है सारे एग्जिस्टिंग लॉज को, यानी लॉज इन द सेंस जो भी जजमेंट्स है टिल डेट, एंड देन उनको कंसिडर करते हुए, लॉ को कंसिडर करते हुए अगर कोई डिटेल जजमेंट देता है किसी क्वेश्चन पे, सो दैट बिकम्स अ जजमेंट। अदरवाइज अगर कोई फैक्चुअल पे देता है 2 पेज का, 1 पेज का, तो ऑर्डर है मेरे हिसाब से। ज्यादातर अभी जीएसटी में जितने भी आए हैं वो ऑर्डर्स आए हैं, जजमेंट्स बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि जजमेंट्स नहीं है, बट यस, जजमेंट्स आर देयर। दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि हम रिट के जजमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यूज करते हैं, आर्टिकल 226 में फाइल करते हैं, 227 में फाइल करते हैं, या हम बात कर रहे हैं अपील के ऑर्डर्स की। तो अगर हम अपील के ऑर्डर्स की बात करें तो अपील का ऑर्डर अपने जो भी सबॉर्डिनेट जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटीज होती हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होता है। they have to follow it. If they deny to follow by any reason in the same circumstance and the same facts, then even you can proceed for contempt of the court. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट से दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, तो दिल्ली के एंटायर जुरिस्डिक्शन में वो जजमेंट एप्लीकेबल होगा अगर वो अपील का ऑर्डर है। जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज हैं, उनके ऊपर वो बाइंडिंग होगा। सिमिलर फैक्ट्स में सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर है, सो दैट विल बी बाइंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पेपैल का बोला, तो अगर पेपैल की रिसीट्स होती है और वो बोला जाता है कि वो कंसिडरेशन माना जाएगा फॉरेन एक्सचेंज में, then that will be a question of law which is answered by the court and it is applicable to the entire jurisdiction. दूसरा एक आता है जिसको हम बोलते हैं रिट के ऑर्डर्स। तो मैं हर बार बोलता हूँ और ये फिर बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से रिट हमेशा 1 to 1 होता है, 1 to many नहीं होता। इट मे हैव अ रेफरेंशियल वैल्यू, बट इट मे नॉट बी हैविंग अ binding precedence for the junior courts or maybe the subordinate courts. So even facts are same, तो भी डिपेंड करता है वो उसको फॉलो कर सकता है या उसको नहीं फॉलो कर सकता, आपकी रेफरल वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल, वाई आई एम सेइंग सो, आपने कोई एक ऑर्डर दिया जहां पे आपका रिट का सॉरी अपील फाइल करने का टाइम लिमिटेशन था। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी में 107 में अपील फाइल करने के 90 डेज का टाइम है। आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपको एक ऑर्डर दिया कि हम आपका, जनरली देयर आर ऑर्डर्स, ग्लैक्सो का ऑर्डर है, लार्जर बेंच का, हमारे रिद्धि सिद्धि का ऑर्डर है गुजरात हाईकोर्ट का, और मल्टीपल हाईकोर्ट के जजमेंट है कि अगर स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट में कंडोनेशन का पावर है, फॉर एग्जांपल 30 डेज जैसे जीएसटी में भी है, तो उससे ज्यादा कोई भी कंडोन नहीं कर सकता, इवन हाईकोर्ट कैन नॉट कंडोन। तो देर आर जजमेंट्स। ग्लैक्सो का बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बट इवन अदरवाइज देर आर जजमेंट्स नाउ। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली एक कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला, एक मेरा ही गुजरात हाईकोर्ट का मंजीत कॉटन का जजमेंट है, जहां पे कोर्ट ने
इवन 6 महीने के बाद भी ऐसा बोला है कि ठीक है, अब आप ऑल्टरनेट रेमेडी आप जाके अपील फाइल कर लीजिए, एंड दिस लिमिटेशन विल नॉट कम इन आवर वे. So this is an order which is passed in personam. It is not an order which is passed in rem. तो अगर वो आशु भाई उसका बेनिफिट लेना चाहें तो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो उसका बेनिफिट दे सकता है, नहीं भी दे सकता. तो आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दिस कि अगर एक रेट का ऑर्डर है किसी एक हाईकोर्ट का, फॉर एग्जांपल दिल्ली हाईकोर्ट का, दूसरे जुरिस्डिक्शंस में, पहली बात तो दिल्ली में ही सबके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं हो ऐसा बन सकता है. अगर आपको ध्यान होगा तो एक भारतीय एयरटेल लिमिटेड का जजमेंट था दिल्ली हाईकोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से रिवर्स हो गया. उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया था, एक ट्रान वन का जजमेंट था जहाँ स्पेसिफिकली लिखा था कोर्ट ने कि ये ऑर्डर सभी सिमिलर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे एप्लीकेबल होगा. वो ये शो करता है कि जब तक कोर्ट नहीं बोलता कि ये इन रेम इशू किया जा रहा है, तब तक वो इन पर्सन होता है. एंड देयरफॉर दिल्ली जुरिस्डिक्शन में भी हो सकता है कि वो बाइंडिंग ना रखता हो, तो बाकी जुरिस्डिक्शन में तो बाइंडिंग होने का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन रेफरल वैल्यू जरूर है, हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं. सिमिलर फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल सफारी रिट्रीट, दे हैव डेल्ट विद अ क्वेश्चन, जिस जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था, इसलिए उसका इफेक्ट पूरी इंडिया में माना गया. और जरूरी नहीं है हम उसको फॉलो करें, लेकिन उसका रेफरल वैल्यू है. तो आई ओनली से दिस एज अ लास्ट थिंग कि एक ऑर्डर जो एक कोर्ट का है, अगर कोई भी कॉन्ट्ररी जजमेंट, मैंने एक फेवरेबल ऑर्डर दिया, एक दिल्ली हाईकोर्ट ने फेवरेबल ऑर्डर दिया और उड़ीसा हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट ने एडवर्स ऑर्डर दिया, तो वो सिचुएशन में एप्लीकेबिलिटी क्वेश्चनेबल है. बिकॉज दिल्ली हाईकोर्ट जहां पे फेवर दिया उस जुरिस्डिक्शन में वो एप्लीकेबल है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट जिसने अगेंस्ट में दिया उस जुरिस्डिक्शन में एप्लीकेबल नहीं है. एंड ऑफिसर्स विल नॉट बी बाइंड. ऑफिसर्स हो सकता है दिल्ली को फॉलो करें या बॉम्बे को फॉलो करें. सो दैट विल ट्रेवल टू द सुप्रीम कोर्ट एंड देन इट विल बिकम लॉ ऑफ द लैंड. बट अगर कोई कॉन्ट्ररी जजमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पेपल का भी जजमेंट आया, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जजमेंट अगर किसी भी दूसरे कोर्ट में एडवर्स नहीं है, so that will have the pan India applicability. I'm not saying binding, it will have the applicability. We can borrow the reference and we can rely on that judgment. Then facts देखे जाएंगे, circumstances देखे जाएंगे, law देखा जाएगा, and accordingly the decision will be taken. सो अब आशु जी के पास चलते हैं. सो आशु जी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस के जो राइट हैं वो स्टेट्स के पास होते हैं, और कुछ इस तरीके के प्रोविजंस है जो सेंटर जिनको कंट्रोल करता है. तो उस केस में जो डिफरेंट जजमेंट्स हैं, जो उस प्रोविजन की बात करें जो किसी स्टेट ने किया है, या फिर कुछ और अलग जजमेंट्स हैं जो उसकी बात करें जो कोई सेंट्रलाइज लॉ है उसके किसी प्रोविजन में चेंज अमेंडमेंट या उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके बारे में बात करते हैं, तो उनका जो जूरिस्प्रूडेंस है वो किस तरह से क्रिएट होगा? मैं एक तो जो अविनाश जी ने बोला, आई एम एग्रीइंग 100% विद दैट. और प्रैक्टिकली एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो जीएसटी में अभी तक ट्रिब्यूनल तो बनी नहीं है, तो जितने भी डिसीजंस आ रहे हैं वो रिट्स हैं. एंड आई फील कि मैक्सिमम दे आर इन पर्सन, नॉट इन रैम. दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. दूसरा, एक काफी फेमस जजमेंट है जुडिक्शन के लिए, कुसुम इग्नोट का. उसमें दैट वाज फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन, और एक प्रिंसिपल ड्रॉन है और कोई अगेंस्ट उसका डिसीजन नहीं आया है कि अगर कोई सेंट्रल डिसीजन है, सेंट्रल एक्ट है, लाइक जीएसटी इज अ सेंट्रल एक्ट, और किसी हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को पास किया है, तो दैट डिसीजन विल हैव द पर्सुएसिव वैल्यू. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो विनाश जी ने बोला, इट विल नॉट हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट, बट लेकिन साथ ही साथ ऑफिसर कैन नॉट इग्नोर इट ऑल्सो, क्योंकि वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल इज कि ऑर्डर शुड बी स्पीकिंग ऑर्डर. जैसे आपने पेपाल का एग्जांपल लिया, पेपाल हाई कोर्ट इज सेइंग कि अगर हम इंटरमीडिएट चैनल के थ्रू पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं तो दैट विल बी रिसीव्ड एज फॉरेन करेंसी, बिकॉज द डिपार्टमेंट वाज डिनाइंग कि इट इज नॉट अ फॉरेन करेंसी. Then it will have the persuasive value. If I am giving the reason in my write-ups, in my replies, then the officer may not be bound by it, but officer cannot ignore it. That we have to understand. And that will go against the officer sometime if they are not replying, or they are not contradicting and passing the order against it. So what we have to understand, it will not have the binding effect. That means there will not the contempt of court. But on the parallel lines, it will have the persuasive values. And if you are giving in our replies, our submissions, then the officers cannot ignore it.
they have to consider it while passing the orders. So it has a very thin line. We cannot ignore the decision of other high courts if there is no contrary decision, but we cannot say that officer has to follow it blindly, but they have to see and they have to give the reason why they are not following that decision. That is my understanding. So in that way, if any decision which is coming in favor of the assessee passed by another jurisdictional high court, like in the Safai case, like the payment restriction for PayPal, may not have the binding effect, but will have the positive impact of our case in other jurisdictions also. That is my process. That was very insightful. So I think आज का हमारा डिस्कशन जो था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड, और अविनाश जी ने भी और आशु जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें एक्सप्लेन की हैं. आई थिंक हमें से काफी लोग जो जजमेंट्स को पढ़ रहे हैं, तो जजमेंट और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस ही काफी लोगों को क्लियर नहीं है, तो वो उन्होंने आज क्लैरिफाई किया, और साथ में बाइंडिंग कौन सी चीज होगी और किसकी सिर्फ रेफरेंशियल वैल्यू होगी. एंड आशु जी ने ये भी क्लैरिफाई किया कि कोई अगर सिर्फ रेफरेंशियल वैल्यू है, बाइंडिंग नहीं भी है, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. रेफरेंशियल वैल्यू की भी एक वैल्यू है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि अगर उसको फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई हम कंटेम्प्ट नहीं चार्ज कर सकते हैं. तो आई थिंक आज का डिस्कशन हमारे लिए काफी फ्रूटफुल था, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन.